तो हेलो, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है अंतःप्रवाह वाली नदियाँ। तो टॉपिक डाल लो, राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। मैंने पिछले वीडियो में एक सूत्र लिखा था जिसमें घग्गर नदी पढ़ाई थी। सूत्र था, देखो, मरु घरों में काका रूसा। घरों में काका रूसा। देखो, घर से मैंने पढ़ाई थी घग्गर नदी। कौन सी नदी पढ़ाई थी? घग्गर नदी। इसको हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम दूसरी देखो कौन सी नदी बनती है उसको पढ़ेंगे। देखो इधर रू से कौन सी नदी ले लेते हैं? रूपनगढ़ नदी। कौन सी? दूसरी है ये रूपनगढ़ नदी। देखो, इसके लिए मैंने भी एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक तुम्हें अच्छी लगेगी। देखो ट्रिक क्या है इसकी? उद्गम और विलय की ट्रिक है। उद्गम है रूकी रोसाद पूरी, जिसमें नदी हो जाएगी तुम्हारी रूपनगढ़ निम्बार्क। देखो शानदार ट्रिक है। रू से रूपनगढ़ नदी, की से कहां से निकलती है? किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से निकलती है। तो उद्गम क्या हो गया इसका? रूपनगढ़ नदी। की से क्या बन रहा? देखो, किशनगढ़। किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर। तो किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से निकलती है। क्या उद्गम है इसका? किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर। अब विलय लेते हैं। देखो विलय, ये तो उद्गम हो गया, ये विलय है। विलय देखो, रू से रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। सा से सांबर झील। सा से क्या हो गया? सांबर झील में। ठीक। अब देश से क्या बन रहा? दक्षिण दिशा में गिरती। सांबर झील में दक्षिण की ओर से। जैसे क्या बन गया? दक्षिण की ओर से गिरती है। दक्षिण की ओर से गिरती है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? देखो, निम्बार्क, क्या विशेषता होगी इसकी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद। केवल याद करने के लिए है, ताकि याद रहे। कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद। कौन सी है? सलेमाबाद। किशनगढ़
अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान रखना है। देखो, निम्बार्क संप्रदाय जो कृष्ण की पूजा युगल रूप में की जाती है, मतलब राधा और कृष्ण की पूजा युगल रूप में करती है। तो इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है? सलेमाबाद है, जो किशनगढ़ तहसील में अजमेर में स्थित है। तो यह नदी हुई, देखो सीधा सा याद रखना तुम्हें, रूपनगढ़ नदी। क्या सूत्र उसका? रुकी रुसाद निम्बार्क। रू से कहाँ से निकलती है? रू से रूपनगढ़, की से किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर। फिर रुसाद रूपनगढ़ नदी, ये विलय का सूत्र है। रुसाद रूपनगढ़ नदी सावर झील में दक्षिण की ओर से विलय हो जाती है, गिरती है। फिर निम्बार्क से क्या है विशेषता? क्या विशेषता है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। यह तो हुई रूपनगढ़ नदी। इसके बाद लेते हैं में से मेंथा नदी। देखो दूसरा रू से हो गया रूपनगढ़ नदी। ये निम्बार्क संप्रदाय वाला प्रश्न कई बार आ चुका। इसके बाद लेते हैं में से मेंथा नदी। मेंथा नदी, देखो सूत्र क्या है इसका? ट्रिक इसकी बना रखी मैंने, सीधी सी ट्रिक है इसकी। मेम में साऊ, मेम में साऊ और फिर लू। मेम में साऊ लू। देखो उद्गम, ये उद्गम, ये विलय और ये विशेषता। देखो उद्गम क्या हो गया इसका? मेंथा नदी में से क्या बन रहा? मनोहरपुर की पहाड़ियां। मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, कहां पर है मनोहरपुर की पहाड़ियां? जयपुर में है। जयपुर में है। विलय क्या है इसका? देखो विलय का सूत्र है में साऊ। मेंथा नदी सा से वही सांबर झील में उसे क्या उत्तर की ओर से गिरती है। उसे उत्तर दिशा से गिरती है। ठीक, अब लू से क्या है? 15। देखो लू से है लुणवा। एक लुणवा क्या है? जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है लुणवा। तो जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल लुणवा। अजमेर में इस नदी के किनारे स्थित है। यह तो हुई मेंथा नदी। अब अगली नदी लेते हैं कांतली नदी। चौथी डालो कांतली
नदी, का से कांतली नदी, इंपॉर्टेंट नदी है ये। देखो, का से कांतली नदी, सूत्र है इसका या ट्रिक मानो। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है काख सी कामझू, काख सी कामझू। अब देखो कैसे याद रखनी है तुम्हें। का से क्या बन गई? कांतली नदी। ख से कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती, सी से सीकर हो गया, ख से खंडेला की पहाड़ियां, ये तो उद्गम और ये विलय। विलय क्या बना? देखो, कांतली नदी मडरेला में, झुंझुनू जिले, मडरेला कहां पर है? झुंझुनू पर। तो कांतली नदी मडरेला झुंझुनू में चूरू की सीमा पर मिल जाती है। आप इसको यूं समझो, मानचित्र में समझना चाहो तो समझ लो। जैसे सीकर, सीकर की आकृति कैसी है? प्याला नुमा, प्याला बना लो, ठीक। ये ऊपर है झुंझुनू और इसके ऊपर है चूरू, ये चूरू, चूरू, झुंझुनू और ये सीकर। तो कहां से निकलती है ये? यहां पर है खंडेला, खंडेला से निकलकर थोड़ी दूर चलकर यहां पर है गणेश्वर। क्या है? गणेश्वर नामक स्थान है, जहां प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी। गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर की सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। एक नाम और है गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ही प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था, खंडेला सीकर से निकली, खंडेला सीकर से निकलती है, जो आगे चलकर सीकरी जिले में थाना गाजी नामक स्थान पर गणेश्वर की सभ्यता विकसित हुई। फिर गणेश्वर की सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर की सभ्यता के बाद ये नदी झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है, झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। वो चूरू की सीमा प्रारंभ होने से पहले, चूरू की सीमा प्रारंभ होने से पहले, वैसे तो कभी कभार इस समय 50-100 साल में इसका राजगढ़ चूरू तक इसका पानी चला जाता है, परंतु चूरू वो कभी कभार, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। चूरू की सीमा पर ही झुंझुनू जिले में मडरेला गांव, यहाँ कौन सा गांव है? मडरेला, मडरेला गांव में विलुप्त हो जाती है। क्या क्या विशेषताएं देखो। हाँ, उद्गम पहले लिख लो। उद्गम कहां से? का से कांतली नदी खंडेला सीकर से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियां हैं, वहां खंडेला सीकर से निकलती है। विलय क्या है इसका? देखो, सी से हो गया सीकर, ख से हो गया खंडेला, का से हो गया कांतली। इसी तरह विलय देखो, कामझू, का से कांतली नदी
मासी, मडरेला, मडरेला, झुंझुनू में विलय हो जाती है, क्योंकि किसी में मिलती नहीं है, अपने ही बालू में मिल जाती है। फिर क्या विशेषताएं इसकी देखो। मैंने बताया था झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू को 2 भागों में। दूसरी, सीकर में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। और झुंझुनू के बाईं ओर अहीरों का बाहुल्य है, मतलब झुंझुनू के कांतली नदी के बाईं ओर अहीर जाति का बाहुल्य है, इसीलिए झुंझुनू के इस ओर को क्या कहते हैं? अहीरवाटी कहते हैं। अहीरवाटी कहते हैं। राज्य, तीसरी विशेषता क्या मान लें अपन? राज्य की अंतःप्रभा की दूसरी सबसे बड़ी। चलो विशेषता में बताता हूँ वापस, जगह कम है। राज्य की अंतःप्रभा की दूसरी सबसे बड़ी नदी। कुल लंबाई कितनी है? चलो इसको लंबाई बाद में लेंगे। 100 किलोमीटर है। एक इसी से एक प्रश्न और बनता है। क्या बनता है देखो, पूर्ण प्रभा की दृष्टि से। क्या प्रश्न बनता है? पूर्ण प्रभा की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रभा की दृष्टि से राज्य की अंतःप्रभा की दृष्टि से पूर्ण प्रभा की दृष्टि से राज्य की अंतःप्रभा की सबसे बड़ी नदी। ठीक, अगला क्या प्रश्न बनता है? कुल लंबाई कितनी है इसकी? यह भी पूछ लेता, हालांकि लंबाई कम पूछता है। 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। सभ्यता, देखो अगला प्रश्न पूछता है सभ्यताओं से। तो सभ्यता कौन कौन सी है? एक तो गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो बने। जैसे मैंने बताया था, कहाँ पर है? सीकर में है। कौन सी है? इसे ताम्रयुगीन सभ्यता बोलते हैं इसे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि ताम्रयुगीन थी। प्रश्न पूछ ले तो
तो अपने राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा सिंधु सभ्यता के पुरातत्व स्थल हैं। तो कालीबंगा कैसी है? कांस्य युगीन है। और गणेश्वर की सभ्यता उससे पहले की सभ्यता है। तो सबसे पहले तांबे की खोज की, उसके बाद कांसे की, फिर लोहे की खोज की मानव ने। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता मतलब कालीबंगा की सभ्यता से भी पूर्व का ये स्थल है। गणेश्वर को या इस सभ्यता को ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहते हैं। उत्खनन देखो इधर अगला प्रश्न क्वेश्चन पूछ ले। खोज, गणेश्वर की खोज किसने की थी? 1972 में। ध्यान रखना 1972 में RC अग्रवाल, दो व्यक्ति थे, RC अग्रवाल और विजय कुमार। RC अग्रवाल और विजय कुमार ने की थी। क्या प्राप्त हुआ यहाँ इस सभ्यता में? क्या प्राप्त हुआ? मछली पकड़ने के 400 कांटे। तो मैं इसको थोड़ा डीपली ऊपर ही बता दूं। क्या प्राप्त हुआ? 400 मछली पकड़ने के कांटे। इसके प्राप्त हुए? तांबे की, क्योंकि तांबा ही प्रचलन था वहां। और क्या प्राप्त हुआ? पत्थर के मकान, पत्थर के मकान, पत्थर के बांध, पत्थर के बांध प्राप्त हुए। हाँ, ये और देखो 72 में तो इन्होंने खोज की थी। और उत्खनन प्रश्न पूछ ले, उत्खनन कब हुआ था? तो उत्खनन 1977 ईस्वी में। 1977 अलग से लिख लो। उत्खनन 1977 में हुआ और ये अवशेष प्राप्त हुए। क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए? 400 मछली पकड़ने के कांटे, पत्थर के मकान और पत्थर के बांध प्राप्त हुए। 1972 में RC अग्रवाल, जिनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल ने, और विजय कुमार ने 1972 में खोज की थी। ये तो थी गणेश्वर की सभ्यता। और नदी कौन सी? कांतली नदी। तो एक बार वापस याद होगी मेरे हिसाब से। इसके बाद कासे 2 को अगली नदी लेते हैं। कासे, कासे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका नंबर आया। कासे काकने नदी, काकने, या इसी का एक नाम और है मसूरदी नदी। मसूरदी नदी क्या है? उद्गम विलय की ट्रिक इसकी देखो, ट्रिक है। ट्रिक से क्या कभी बोलते नहीं है, इसलिए ट्रिक याद रखा करो। ट्रिक है काको भूमि, ये तो उद्गम, और ये विलय। देखो इधर ये विलय, उद्गम क्या हो रहा है? देखो कासे काकने नदी, ये तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा तुम्हें। कांतनी और काकने में काक याद रखो, क्योंकि ये तो
जैसलमेर में है तो वैसे याद पड़ जाएगी तुम्हें, काकने नदी, ओ से क्या बन रहा, कोलियारी गांव, कोलियारी गांव। इसी का एक नाम है कोटड़ी गांव। ठीक, कहां पर है, जैसलमेर। कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है। विलय सूत्र क्या, भूमि, भूमि, भूमि से मतलब भू से हो गया भुज झील, जैसलमेर में गिरती है। भुज झील जैसलमेर में गिरती है। परंतु कभी कभी क्या होता है, इसका जल कभी कभी 150 साल में, कभी कभी इसका जल मी से है मीठा खाड़ी, पाकिस्तान तक चला जाता है। हाँ, यदि मीठा खाड़ी नहीं दे रखा हो तब तुम्हारा इसका विलय क्या हो जाएगा, भुज झील। अगर मीठा खाड़ी और भुज झील दोनों दे दे तो तुम्हें फिर मीठा खाड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि मीठा खाड़ी इस झील, इस नदी का अंतिम गंतव्य स्थल है। इसको मानचित्र में समझना चाहो तो मानचित्र में समझ लो। जैसे ये है जैसलमेर है, ठीक, कहां से निकलती है, यहां पर है कोलियारी गांव, कोलियारी जैसलमेर। मात्र 17 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर लंबी है, 17 किलोमीटर। यहां पर है भुज झील, और कभी कभार इसका जल कहाँ आ जाता है, यहाँ तक। तो यहाँ पर है पाकिस्तान मीठा खाड़ी। जैसे गदगड़ नदी है पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है, उसी तरह इसका कभी कभार जल मीठा खाड़ी पाकिस्तान तक पहुँच जाता है। तो विशेषता क्या होगी इसकी, देखो सीधा से याद रखो, राज्य की अंतः प्रवाह वाली सबसे छोटी नदी। क्यों छोटी है कि मात्र 17 किलोमीटर बहती है। ये तो थी काकने नदी या मसूरदी नदी। सूत्र क्या है उद्गम और विलय का, क्या उद्गम और विलय का सूत्र है इसका, काको भूमि, काको भूमि। अगली नदी लेते हैं रूपन, रू से देखो रूपनगढ़ हो गया, तो अभी कौन सी नदी आ रही है, रूपा रेल, रूपा रेल नदी। देखो यहां पर है अलवर, इसके बाद आता है नीचे भरतपुर। तो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम क्या है, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। ये अलवर और ये भरतपुर। उदयनाथ की पहाड़ियां से निकलती है। उसके बाद यहां पर है कुशलपुरा, कुशलपुरा गांव है भरतपुर में। यहाँ पर है लोहागढ़, ठीक, 2 ही जिलों में बहती है नदी। हाँ, तो मैं बता रहा था
ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देखो, ट्रिक है सीधी सी याद रखो। रूपा उदय, रूपा उदयनाथ, ट्रिक क्या लिख लें, रूपा उदयनाथ कुशलपुर हैं। रूपा उदयनाथ जैसे अपन बोलते हैं ना, रूपा और उदय कहाँ पर है, तो तुम्हें याद रखना है रूपा उदयनाथ कुशलपुर हैं। ये ट्रिक है। अब देखो रूपा, तो रूपा से क्या तुम्हें ध्यान रखनी है, रूपा रेल नदी। ये आते ही तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि क्या करना है अपन को। देखो रू से रूपा रेल, रूपा रेल, ये उद्गम डाल लेना यहाँ, रूपा रेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। विलय क्या है इसका, देखो कुशलपुर, भरतपुर की कुशलपुरा है, भरतपुर के कुशलपुरा गांव में विलुप्त हो जाती है। भरतपुर के कुशलपुरा गांव में विलुप्त हो जाती है। देखो भरतपुर में जो लोहागढ़ है, जो कौन सा दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, जिसके चारों ओर खाई रहे हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। यहीं पर डील स्थित है। डील के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था, बदन सिंह ने करवाया था। हाँ, तुम्हें बात चल रही थी लोहागढ़, जो राजस्थान का ये दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग की जो खाई है उसकी जलापूर्ति मोती झील द्वारा की जाती है। और मोती झील को जलापूर्ति रूपा रेल नदी के द्वारा की जाती है। ध्यान रखने योग्य बात है, मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। अगर मोती झील नहीं आए, अगर नदी दे दे रूपा रेल नदी, तो तुम्हें क्या करना है, रूपा रेल फिर आएगा आंसर। भरतपुर की लाइफ लाइन, ये भरतपुर की जीवन रेखा। वैसे तो क्या है, मोती झील ये तो थी। एक नदी और बच रही है, उसको पूरा कर देते हैं, साबी नदी। कौन सी नदी सा से निकल रही है, साबी नदी। देखो साबी नदी, सूत्र क्या है याद रख लेना, यह ट्रिक, सा से रे, सा से रे। अब देखो सीधा सा है, सा से क्या होगी, उद्गम क्या बना है इसका, साबी नदी, से सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, जयपुर से निकलती है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। विलय क्या, रे से रेवाड़ी, रेवाड़ी कहां पर है, हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा में पाटूदा गांव में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है।
वापस देखो, साबी नदी कहाँ से निकलती है? सा से सूत्र है, सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। जयपुर में बहने के बाद ये नदी राज्य से बाहर चली जाती है। रेवाड़ी, जो पहले गुड़गांव में थी, अब तो रेवाड़ी जिला बन गया। तो रेवाड़ी जिले में पाटूदा गांव में विलुप्त हो जाती है। ये विशेषता है इसकी, ज्यादा नहीं है। हाँ, अलवर जिले का शोक किसे कहते हैं? साबी नदी को अलवर जिले का शोक, साबी नदी को। और अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी, अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी। और क्या? उत्तर दिशा में जाने वाली अंतः प्रवाह वाली राज्य की एकमात्र नदी है। ये भी लिख लो, उत्तर दिशा में राज्य से बाहर जाने वाली अंतः प्रवाह की एकमात्र नदी। मतलब ये राज्य से बाहर उत्तर दिशा में जाती है, क्योंकि हरियाणा कहाँ पर है? उत्तर दिशा में है। हाँ, एक दो चीज और लिख लो अलग से, अन्य तथ्य। देखो, ये है सांबर झील। क्या है? सांबर झील। सांबर झील जिसका निर्माण 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने करवाया था, परंतु यह एक प्राकृतिक झील है। और ऐसा कहा जाता है, बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था, परंतु यह प्राकृतिक झील है। तो इस झील में 5 नदियां गिरती हैं। वह भी अंतर प्रवाह की है। सांबर झील में गिरने, एक प्रश्न पूछ ले तो, सांबर झील में गिरने वाली 5 नदी। देखो ट्रिक क्या है उसकी। मरु में खाक, मरु में खाक। देखो मैं से क्या बन रहा, देखो मंथा या मेंथा, एक बोलते कहीं कहीं मेंथा मिल जाता है। दूसरा रूसी रूपन गढ़, जो 2 भी पन्ने पढ़ चुके। फिर मेसी मेंढा, फिर खासी खारी, और फिर खसी खंडेला। तो ये 5 छोटी छोटी नदियां सांबर झील में गिरती हैं। अब तुम्हें याद रखनी है कि सांबर झील में उत्तर से कौन सी गिरती है? तो उत्तर से ये गिरती है, उत्तर से। दक्षिण से कौन सी
दक्षिण से कौन सी सांबर झील में गिरती है? तो तुम्हें याद रखना है ये दक्षिण से गिरती है, ये उत्तर से और ये दक्षिण से गिरती है। प्रश्न कई बार पूछ चुके। तो सांबर झील में उत्तर दिशा से कौन सी नदी गिरती है? तो उत्तर दिशा से तुम्हें याद रखना मंथा या मेंथा नदी, और दक्षिण से रूपनगढ़ नदी। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य करो, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स द्वारा मुझे बताएं। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरे से पूछें कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी वेरी, गुड नाइट।